हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं उषा प्रियमंदा द्वारा लिखित कहानी जिंदगी और गुलाब के फूल से जुड़ा हुआ एक अन्य प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, कहानी के तत्वों के आधार पर जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी की तात्विक समीक्षा पर विचार दीजिए। आइए इस पर बात करते हैं। नई कहानी लेखकों में उषा प्रियवंदा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह अपनी कहानियों में जीवन के अकेलेपन, टूटन, द्वंद्व आदि का स्वाभाविक चित्रण किया करती हैं। इनकी अधिकतर कहानियों में यही सब देखने को मिलता है। प्रस्तुत कहानी को कहानी के तत्वों के आधार पर हम निम्नलिखित रूप से मूल्यांकन अथवा उसका विवेचन करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कथानक अथवा कथा वस्तु। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी में जब जब स्वाभिमानी नायक युवक सुबोध ने अपनी लगी लगाई नौकरी साहिब से झगड़ा हो जाने के कारण छोड़ी थी, तभी उसकी वाग्दत्ता शोभा के साथ उसकी सगाई लगभग लड़खड़ा गई थी। इतना ही नहीं, तभी से सुबोध के लिखने पढ़ने की मेज, अलार्म घड़ी, आराम कुर्सी, कालीन, छोटी मेज आदि सब के सब एक एक करके अब उसके कमरे में कमाऊ बन चुकी बहन वृंदा के कमरे में शिफ्ट होते चले गए। यहाँ तक कि अब दैनिक समाचार पत्र भी पहले उसी के पास पढ़ने के लिए भेजा जाता था। क्योंकि सुबोध अब बेकार हो चुका है और कोई भी कामकाज नहीं करता, इसलिए उसके भोजन आदि में उसकी माँ बहन कोई भी अब पहली सी रुचि नहीं लिया करती थी। यहाँ तक कि घर की तरकारी जैसी वस्तुएं भी बाजार से लाने का, नौकरों का काम भी उसी को करना पड़ता था। तभी तो वह सोचता है वह कहाँ से कहाँ आ पहुँचा है। अब कहाँ है आत्मसम्मान, वही आत्मसम्मान जब उसकी दिनचर्या के अनुसार ही घर के सब क्रियाकलाप हुआ करते थे। अंतर केवल यही तो था, तब वृंदा नौकरी नहीं करती थी, तब सुबोध बेकार न था। इस प्रकार इस कहानी में आधुनिक जीवन के बीच हुए सुख भोग के आर्थिक आधारों का एक मार्क्सवादी प्रचार का मुलम्मा चढ़ाए बिना ही प्रस्तुत किया जा सका। जिंदगी ने कभी सुबोध को गुलाब के फूल दिए, परंतु उसने स्वयं ही स्वाभिमान की रो में बह कर उन्हें ठुकरा दिया। जब उसकी प्रेमिका और वाग्दत्ता शोभा की सगाई उसके पिता ने कहीं और तय कर दी, तब मिलने पर वह शोभा से कहता है, तुम्हारे फादर ने ठीक ही किया, तुम सुखी रहोगी। प्यार से बड़ी एक और आग होती है, भूख की, पेट की। वह आग धीरे धीरे सब कुछ लील लेती है। इस प्रकार इस कहानी में वृंदा जैसी युवतियों के नौकरी करने पर सुबोध जैसे बेकार भाइयों की घर में प्रतिष्ठा घटने की सीमा के द्वारा स्वतंत्रता के बाद नई आर्थिक समस्याओं के साथ साथ पारिवारिक उलझनों की वृद्धि को भी गहराई से चित्रित किया गया है। नंबर 2 है जी पात्रों का चरित्र चित्रण। इस कहानी में कुछ पात्रों के माध्यम से उन परिवारों की स्थितियों और परिवार के सदस्यों को टूटते हुए संबंधों को चित्रित किया गया है, जिनमें पुरुष निकम्मे और नकारा होकर घर पर बैठ गए और परिवार की लड़कियां कमाकर घर चलाने लगी। सुबोध नकारा और निखट्टू पुरुष समाज का प्रतिनिधित्व करता है। उसका पुरुष हृदय घर में वृंदा की सत्ता स्वीकार नहीं कर पाता, परंतु विवशता से वह अपमान, उपेक्षता और तिरस्कार को सह रहा है। पेट की भूख उसके स्वाभिमान को चूर चूर कर देती है। माँ, बहन और प्रेमिका की उपेक्षा एवं तिरस्कार उसे भीतर ही भीतर पूरी तरह से तोड़ कर रख देते हैं। वृंदा में कमाने वाली लड़कियों की सभी विशेषताओं को अत्यंत मार्मिकता से उभारा गया है। कमाने और अपनी ही कमाई से घर को चलाने के कारण उनमें जो अभिप्राय, अधिकार की भावना, निकट्टू बाई के प्रति अवहेलना और आक्रोश की भावना उत्पन्न हो जाती है, वह अत्यंत स्वाभाविक और यथार्थ है। माँ की पुत्र के प्रति उपेक्षा, हर बात में उसका वृंदा का पक्ष लेना, घर छोड़कर जाने वाले बेटे को रोकने या ढूंढने की चिंता मत करना, बेटे की उपेक्षा, बेटी की सुविधाओं का ही विशेष ध्यान रखना आदि सब कुछ उसके चरित्र को स्वाभाविक और यथार्थ रूप प्रदान करता है। जब सुबोध कमाता था तब उसकी ही सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था, परंतु अब जब वह नहीं कमाता है, केवल उसकी बहन वृंदा ही कमाती है, तो माँ अपनी इस बेटी की ही प्रमुख सुख सुविधाओं पर ध्यान रखती है। उसकी ममता भी
पैसों के तराजू में तुलती हुई दिखाई देती है। शोभा भी निखट्टू सुबोध के स्थान पर अच्छे वेतन पाने वाले व्यक्ति से विवाह करना अपने लिए हितकार समझती है। अपने सभी संबंधों का मानदंड केवल धन ही होकर रह गया है, यह इस कहानी के माध्यम से दिखाया गया है। और यहाँ पर इन पात्रों के माध्यम से, इन पात्रों का चित्रण करते हुए समाज में एक ऐसे वर्गों का चित्रण किया गया है जो कि समाज में इसी रूप से व्याप्त हैं और व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। यही नहीं, सभी पात्रों को चारित्रिक विकास यथार्थ के धरातल पर करने का प्रयास कहानीकार ने किया है। माँ और बहन के चरित्र वर्गीय और प्रतिनिधि पात्र हैं। इनका परिवर्तनशील चरित्र भी स्पष्ट देखने को मिलता है। इसके विपरीत सुबोध कथानायक एवं व्यक्ति संपन्न चरित्र है, जिसे स्थायी चरित्र भी कहा जा सकता है। ऐसे चरित्रों के माध्यम से कहानी सफल हो पाई है। नेक्स्ट है जी संवाद योजना। प्रस्तुत कहानी के संवाद सरल और पात्रों की मनोस्थिति के अनुकूल है। संवाद छोटे छोटे हैं, कहीं कहीं लंबे संवादों की योजना भी की गई है। आइए देखते हैं इन संवादों का कुछ उदाहरण। वह कहां से कहां आ पहुंचा। अगला है जी, तब वृंदा नौकरी नहीं करती थी, अब सुबोध बेकार न था तब। इसी प्रकार के कई और संवाद भी हैं जो यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। इन संवादों की भाषा सरल और मुहावरेदार है। यह पात्रों की शिक्षा, मानसिक और सामाजिक स्तर में सर्वथा अनुरूप दिखाई देते हैं। यही नहीं, यहाँ एक संवाद देखिए जो हमें स्थिति को स्पष्ट करता हुआ दिखाई देगा। जब वह कह उठता है, तुम कभी वक्त से आते भी हो। रात को 10-11 बजे आए, ठंडा सूखा खा लिया, सुबह देर से उठे, दोपहर को फिर गायब। कब बनाऊं, कब विधूं। यद्यपि सुबोध को यही दिनचर्या पहले भी था, परंतु तब वह आज की तरह पूरी तरह बेकार न था। इस प्रकार कुल मिलाकर इस कहानी के छोटे बड़े संवाद पात्रों की मनोस्थिति, घरेलू स्थितियों, आर्थिक व्यवस्थाओं और पात्रों के माध्यम से उनकी दशा का भी चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं। देशकाल और वातावरण। प्रस्तुत कहानी में बदलते हुए युग में परिवारों के सदस्यों की पारस्परिक संबंधों के टूटने की स्थिति को चित्रित किया गया है। यह टूटन आर्थिक कारणों से है। लड़कियों के कमाने से पारिवारिक ढांचे बदलने लगे हैं। घर में कुमाऊं लड़कियों को अधिकार और सुविधाएं मिलती चली गई हैं। ना कमाने वाले पुरुष की परिवार में दयनीय और अपमानजनक स्थिति होने लग जाती है। माँ, भाई, बहन, प्रेमिका आदि के सभी संबंधों का आधार धन होने लगा है। कमाई का कोई भी साधन न होने के कारण पुरुष सदस्य की घर में एक नौकर जैसी स्थिति हो गई है। पेट की समस्या उसके अभिमान को तोड़ती चली गई और उसके समझौते करने के लिए विवश होना पड़ा। इससे रिश्तों की पवित्रता नष्ट होने लगी है। ये सभी बातें आधुनिक युग के पारिवारिक वातावरण को अत्यंत यथार्थता से उभारती हैं। सभी संबंधों के भीतर से टूटने का अत्यंत कौशल से चित्रण हुआ है। वर्तमान काल का सामाजिक और मध्यवर्गीय पारिवारिक परिवेश आज वातावरण की कहानी का केंद्र बन के रह गया है। कहानी में सुबोध के लिखने पढ़ने की मेज, अलार्म घड़ी, अलार्म कुर्सी, कालीन, छोटी मेज, तस्तरी में चांदी के वर्क लगे सेब के मुरब्बे, गुलाब के फूल आदि के उल्लेख अवलोकनीय है। कहानी में धूल भरी सांझ, थके चेहरे, पानी का खोलना, दरी का सिकुड़ना, पीठ में गड़ना आदि इत्यादि जो है वो मैनरिज्म की तरह प्रयुक्त किए गए हैं। इस प्रकार पार्क में शाम के समय हरी घास पर बच गए मूंगफली के छिलके, पुड़ियों के कागज के टुकड़े, तोड़ दिए गए फूल, मछलियाँ आदि जो हैं वो भी वातावरण का चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे न जाने अन्य कितने ही उदाहरण हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि उषा प्रियवंदा घर और बाहर के कालगत, स्थानगत और परिवेशगत आयामों से विषयगत चित्रण को सिद्धहस्त लेखिका बनके हमारे सामने आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी भाषा शैली। उषा प्रियवंदा द्वारा अपनाया गया नई कहानी का शिल्प उनका निजी है। घटनाओं का यथार्थ और वास्तविक चित्रण उनकी प्रमुख विशेषता रही है। आर्थिक स्थितियां किस प्रकार घरों के भाई बहन के, माँ पुत्र के संबंधों को तोड़ रही हैं, यह कहानी इसी टूटन को वास्तविक रूप से चित्रित करती है। कहीं भी भावुकता का आदर्श का ग्रहण नहीं किया गया। संवादों का प्रयोग नई कहानी के अनुरूप हुआ है। यही नहीं, इस कहानी को यदि पूरी तरह से देखा जाए, गुलाबों के फूल की प्रतीक के धरातल पर अनेक बार
आवृत्ति तथा उषा प्रियबंध की समीक्षा कहानी जिंदगी और गुलाब के फूल में भी होती है। सच तो यह है कि लगभग जो प्रतीकारोपण जैसा ही दोषारोपण उषा प्रियबंध की प्रस्तुत कहानी पर भी किया गया है। वस्तुतः इस एक शिल्पगत दोष के ही कारण कहानी कला के कसाब में कुछ ना कुछ ढिलाव तो आया ही है। वैसे भाषा शैली की दृष्टि से यह कहानी वापसी कहानी की ही गर्भ भेदनी कही जा सकती है। उषा प्रियबंध की कथा यात्रा की में कहानी को भी एक मील का पत्थर की तरह अडिग खड़े हुए देखा जा सकता है। इस प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने जहां पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है, वहीं साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके कहानी को रोचक और प्रभावमय बनाने में भी सफल प्रयोग किया है। उन्होंने इस कहानी में संस्कृत तत्सम शब्द जैसे कौन, क्षण, कोमलता, भावीपति, मूर्ति, आश्चर्य, पुरुष, नेत्र, दूर, हृदय, अभ्यास, स्वाभिमानी, स्पष्ट, अपमानजनक, रक्षा, चिंता, विषाद आदि का प्रयोग किया है। वहीं तद्भव शब्दों के रूप में उन्होंने आग, माँ, अंदर, हाथ, रात, पत्थर, मोर, बात, कुछ, अब, मील आदि शब्दों का प्रयोग भी किया है। इसी प्रकार इन्होंने देश शब्दों के अंतर्गत चारपाई, खूंटी, पतीला, पल्ला, धोती, ढकना, घूंघट, तरकारी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। वहीं अरबी फारसी शब्दों में काफ़ी, शाम, रोशनी, गुलदस्ता, कागज़, गुलदान, चेहरे, इस्तीफ़ा, ज़रा, तैयार, शाम, बाजार आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार अंग्रेजी शब्दों को भी उन्होंने पार्क, कट, ग्लास, कोट, एल्बम, BALT, अलार्म, बॉर्डर, कंप्लीट आदि शब्दों का प्रयोग किया है। समग्र रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा शैली के आधार पर यह कहानी एक स्तरीय कहानी ही ठहरती है, परंतु फिर भी यह पाठकों के हृदय के नज़दीक हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी उद्देश्य। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियबंदा की प्रतिनिधि कहानियों में से एक कहानी मानी गई है। यह एक प्रतीकात्मक कहानी है। इसमें लेखिका ने आर्थिक आधार पर, विशेषतः भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर परिवर्तमान पारिवारिक संबंधों की एक प्रगतिवादी विवेचना प्रस्तुत की है। जब तक आज के मनुष्य के पास धन रहता है, तब तक उसके जीवन का भी अर्थ अथवा अभिप्राय बना रहता है और जिंदगी भी उसे इस कहानी के नायक सुबोध की तरह से ही गुलाब के फूल प्रदान करती रहती है। इसके विपरीत अर्थ अभाव, धन का अभाव होते ही जिंदगी उसके दिए हुए सभी गुलाब के फूल एक एक करके लौटा देती है और वह रिक्त हस्त रह जाया करता है। यही आज के मनुष्य की एक कारुणिक त्रासदी है, जिसका आख्यान इस कहानी के माध्यम से किया गया है। दूसरे शब्दों में फूल सुख, वैभव और सुविधा के भी प्रतीक बनकर उभरे हैं। इतने पर भी जीवन में धन की प्रमुखता और महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ये कहानी में प्रमुख रूप से दिखाने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, इस कहानी में लेखिका ने धूल भरी सांझ, थके चेहरे, बुझे हुए मन, पानी का खोलना, दरी के सुकड़ने, पीठ में गड़ना, घोड़े की एक रस टापे, खुरदरी सड़क और कोहनी छिलना, बेंच का उठा हुआ कोना, पीठ में गड़ना, हल्के पीले फूल वाली गुलाबों की घनी बेल देखकर दर्द बढ़ना इत्यादि एक सशक्त मैनरिज्म तो है ही, साथ ही लेखिका के प्रकृति प्रेम और जग निरीक्षण की गवाही दे रहे हैं। इसी प्रकार हरी घास पर बच गए मूंगफली के छिलके, पुड़िया में कागज के टुकड़े, तोड़े गए फूलों की मसली हुई पंखुड़ियाँ, ये सब सुबोध के खंडित व्यक्तित्व, हृदयगत निवेदन भाव और तजन्य शांत रस के साथ साथ नेपथ्य में लुके छिपे उस सामाजिक शोषण को भी ध्वनित करते हुए दिखाई देते हैं, जो लेखिका का मुख्य विषय रहा कहा जा सकता है। यहाँ यदि स्पष्ट बयानी है भी तो भी उतनी नहीं जितनी की प्रेम बंधनीय कहानियों में प्राय पाई जाती है। वास्तव में जिंदगी और गुलाब कहानी में आर्थिक शोषण पर फोकस करना ही लेखिका का मुख्य लक्ष्य था ही नहीं, इसलिए उसका स्वर चाहे गौण ही रह गया, फिर भी लेखिका द्वारा वह एकदम अनिश्चित ही भी नहीं किया जा सकता। सच पूछो तो यही तो वह अभिष्ट विषय है जिसे चाहे गाहे बगाहे अभिव्यक्त समकालीन कहानीकार करते आए हैं, जिसकी यहाँ भी उसके अभिव्यक्ति के लिए चित्रविधि घटनाओं का ताना बाना बुना गया है। समस्त
सार एकत्रित किया गया है। उषा वीरेंद्र की ही कहानी वापसी के अंत में उभरने वाली फालतू हो गई या महसूस की जाने वाली चारपाई की तरह ही यहाँ भी कथांत में कोने में पड़ा हुआ मैले कपड़ों का ढेर, ढीली चारपाई, गंदा बिस्तर और तिपाई पर ढका रखा भोजन, ये सब अपने ही घर के कथानायक सुबोध के उपेक्षित हो चुके या किए जा रहे व्यक्तित्व की कहानी को एक सर्द किंतु जानलेवा चुप्पी की जुबान में सुना रहे दिखाई देते हैं। यहाँ ऊपर से देखने पर तो घर का वातावरण अत्यंत शांत जान पड़ता है, परंतु मानो भीतर ही भीतर एक ज्वालामुखी नायक के मन प्राणों को धधक रहा हो, वह किसी भी समय फट सकता है। इसलिए यह चुप्पी मानो आने वाले किसी तूफान का अपने कलेवर में समाई बैठी है। समग्र रूप से हम कहें तो यह कहानी आर्थिक परिस्थितियों के दबावों के गहराने का लक्ष्य हमें दिखाती हुई प्रतीत होती है। उससे किस प्रकार परिवारों के संबंध या आपसी संबंध खंडित हो जाते हैं, इसकी ओर ध्यान करती हुई दिखाई देती है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी जो है वह कहानी के तत्वों के आधार पर एक स्टिक कहानी बन पड़ती है, जिसे पढ़कर पाठक को कहीं ना कहीं समाज में फैले हुए इस स्वार्थपरता अथवा आपसी संबंध भेद का ज्ञान होता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।